चलें ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आज कम आ रही है या कोई प्रॉब्लम है तो बताते हैं फिर से। ठीक है, आवाज कंटिन्यू करूं? शुरू करें पढ़ना है एम्ब्रियो? यस मैम। ठीक है, ओके फाइन। सही है। चलिए जी, फिर एम्ब्रियो स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियो के एमसीक्यू शुरू करने हैं आज हमने। ठीक है। और पेज नंबर है हमारे पास AA का 1135। ठीक है, 1135 AA थर्ड एडिशन एम्ब्रियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर वन, विच स्ट्रक्चर इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म? तो न्यूरोएक्टोडर्म के जो डेरिवेटिव है उसमें ऑप्टिक कप है और ऑप्टिक स्टाक है। ठीक है, जो स्टॉक है वो स्टॉक होती है लंबी सी चीज। ठीक है। पीडीएफ कोई किसी के पास है तो भी ग्रुप में शेयर कर दें। किसी के पास है सेकेंड एडिशन का? बेशक शेयर कर दें ग्रुप में। क्या मेरे पास है सेकेंड एडिशन? आप कौन से ग्रुप में है डॉक्टर सुनैरा? मैं जरा ना बतावा अपनी आदत करी ਉਹਨੂੰ अच्छी बुरी गल दस ही रहा है जी, तो काइंडली म्यूट कर दें माइक। नवंबर वाले में 1 मिनट में कर देती हूँ। मेरे पास सेकंड एडिशन की है, आपको सेकंड एडिशन भेज देती हूँ, फिर बाकी के एमसीक्यू तो मैं आई AA की स्लाइड्स इस वक्त मेरे पास नहीं है कोई भी। मैं ग्रुप में आपको शेयर कर देती हूँ बस। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर वन, विच स्ट्रक्चर इज ड्राइव फ्रॉम दी? मैम मैंने शेयर किया है ग्रुप में अगस्त वाले में। ओके मैं ठीक है। नवंबर वाले में नहीं, वो हैवी फाइल है, कुछ देर में सेंड हो जाएगी, ठीक है, थर्ड वो मैंने एडिशन है। नवंबर वाले में उनको शेयर कर दिया। थैंक यू डॉक्टर आतिका। मैंने नवंबर वाले में शेयर कर दिया, प्लीज अपने पास ओपन कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर वन, विच स्ट्रक्चर इज ड्राइव फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म? दैट इज द सिलरी एपिथेलियम। ऑप्टिक कप की जो चीजें होंगी जिसमें रेटिना है, डायलेटेड पिपिली है, स्फिंक्टर पेपिली है, एपिथेलियम ऑफ आइरिस एंड सिलरी बॉडी एंड ऑप्टिक स्टाफ। ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म से ऑप्टिक कप एंड ऑप्टिक स्टाफ दोनों चीजें होंगी। और स्टाफ लंबी सी चीज होती है। ठीक है। उसको जो है वो नर्व के साथ एसोसिएट करा है, ऑप्टिक नर्व के साथ। क्वेश्चन नंबर टू, द मॉलिक्यूल विच इज इन्वॉल्व इन सेल टू सेल एडहेजन स्पेशली इन लॉजिकल सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स, तो कैडहेरिन। नियोप्लेजिया में कैडहेरिन ई कैडहेरिन लॉस होता है, मतलब कि सेल टू सेल एडहेजन लॉस हो जाती है जिसकी वजह से नियोप्लेजिया होता है। तो जब नियोप्लेजिया का भी पूछे तो कैडहेरिन लॉस होता है या ई कैडहेरिन लॉस होता है, क्योंकि इसने सेल टू सेल बाइंडिंग की होती है। जब ये लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाहर से मटेरियल अफेक्ट कर रहा होता है, और इसके अलावा सेल्स की जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाती है। एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज मलिग्नेंसी भी हो सकती है कि सेल की एक्सटेंशन टू अदर एरियाज जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कैटरिन का रोल होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अम्बिलिकल आर्टरी कैरीज व्हाट? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द प्लेसेंटा। अम्बिलिकल आर्टरी लेके जा रही होती है। ठीक है, प्लेसेंटा की तरफ अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है। और अम्बिलिकल आर्टरीज दो होती हैं। ठीक है, लेकिन जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू द फीटस। ठीक है, वेन फीटस के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है। ठीक है, तो वो जो होती है वो एक होती है। और जो प्लेसेंटा की तरफ आर्टरीज लेके जा रही होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कितनी होती है? दो होती है। तो ये चीज याद रखनी, एमसीक्यूज में ये पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, अभी ये मैम इसका मैम इसका फिर ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा। नहीं, टू द प्लेसेंटा। बच्चे से जो अम्बिलाइकल आर्टरी निकल रही होती है वो लेके जा रही होती है ब्लड टू द
प्लेसेंटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, और फिर प्लेसेंटा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस देना होता है। Okay, ma'am. ठीक है, तो deoxygenated blood लेके जाना to the placenta is the work of umbilical artery away। आर्टरी से अवे याद कर लो कि अवे फ्रॉम द फीटस जो लेके जाती है वो कौन सी है, umbilical arteries, एंड दे आर टू इन नंबर। और जो umbilical vein है दे कैरीज द, वो वैन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है टू द फीटस। तो वो जो है वो वन इन नंबर होती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड बाय एट द एंड ऑफ थर्ड वीक। प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स होते हैं, जो स्टार्ट हो रहा होता है बिल्कुल, वो एट द एंड ऑफ थर्ड वीक में आपको मिलते हैं। ठीक है, फीटस की डेवलपमेंट के लिए ऊपर वाले जो 3 एमसीक्यूज हैं वो रिपीट है। ठीक है, 8 जिसमें से। क्वेश्चन नंबर 8, द एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट मीट एट कॉर्डल एंड्स इज द कोलेक्का मेम्ब्रेन। कोलेक्टल मेम्ब्रेन का आप रफी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जो है वो जब ये कॉर्डल एंड पे सही नहीं बन रही होती तो एक्स्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर हो जाता है। ठीक है, तो कोलेक्टल मेम्ब्रेन कैसे बनती है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के कॉर्डल एंड पे मिलने पे। ठीक है, नीचे वाले एंड पे जब मिलती है तो दैट फॉर्म्स द कोलेक्टल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग थर्ड मंथ ऑफ लॉजिकल पीरियड द सेल विच इन्वेड्स द एपिडर्मिस आर ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट आर। तो मेलानोसाइट्स जो होते हैं ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से ड्राइव होते हैं, जो कि एपिडर्मिस में रिलीज होते हैं और स्क्रीट क्या करते हैं, कौन सा पिगमेंट रिलीज करते हैं, मेलानिन। ठीक है, तो मेलानोसाइट्स स्पेशली एपिडर्मिस में होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं पिगमेंट मेलानिन। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, जो याद करने वाले थोड़े से हैं, जिनके एमसीक्यूज आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं। एक मेलानोसाइट आ जाता है क्योंकि एपिडर्मिस में मेलानोसाइट होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके अंदर क्रोमाफिन एंड एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स होते हैं, क्रोमाफिन एंड एंटेरोक्रोमाफिन सेल। फिर इसमें पैराफोलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड, ये भी न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं। ठीक है, और शॉन सेल्स भी न्यूरल क्रेस्ट सेल से, जो सीएनएस का पार्ट है शॉन सेल्स माइलिनेशन में, वो भी न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं। ठीक है, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से जो सेल्स बन रहे हैं दे आर द मेलानोसाइट्स, chromaffin cells, enterochromaffin cells, parafollicular cells and Schwann cells। ठीक है, बाकी कुछ चीजें हैं जैसे ऑटोनोमिक गैंग्लिया है, पाया एंड अर्कनॉइड मैटर है, जहां पे मैंने आपको बताया था ड्यूरा मैटर किससे बन रहा था, Mesoderm से। मेसोडर्म से। तो पाया और अर्कनॉइड मैटर किससे बन रहे थे, न्यूरल क्रेस्ट सेल से। Neural crystal। न्यूरल क्रिस्टल से पाया और रिकनाइड मैटर बनेगा, लेकिन जो ड्यूरा मैटर है वो मीजोडर्म से बनेगा। ठीक है, तो सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स हो गए, क्रोमाफिन सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, फिर शॉन सेल्स, और इसके अलावा पैराफोलिक्यूलर सेल्स एंड मेलानोसाइट्स। और अगर दूसरी बात करूं मैटर की, तो पाया एंड एर्गेनॉइड मैटर इसमें से बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डेरिवेटिव्स जो न्यूरल के सेल्स के हैं वो हैं। और हार्ट के अंदर एंडोकार्डियल कुशन्स होते हैं। ठीक है, जो कि हार्ट के मसल्स को बनाते हैं, वो भी न्यूरल क्रेस्ट सेल से ड्राइव होते हैं। ठीक है, वो भी न्यूरल क्रेस्ट सेल से ही ड्राइव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम इज ड्राइव फ्रॉम विच लेयर। तो अब ये 3 चीजें हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है। आपको समझ आ रही है, मीजोडर्म एक लेयरिंग है तो वो एपीब्लास्ट से बनेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है जो कि साइटोप्लाज्म जैसा होता है, सिलोम जो होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है वो किससे बनेंगे, हाइपोब्लास्ट से। ठीक है, तो मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म दैट इज द लेयरिंग, तो वो एपीब्लास्ट से बनेगी। और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है जो कि जैसे साइटोप्लाज्म जैसा होता है, तो वो हाइपोब्लास्ट से बनेगा। और जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है वो किससे बनेगा, वो लैटरल प्लेट मीजोडर्म से बनेगा। ठीक है, तो एपीब्लास्ट होती है, मीजोडर्म की लैटरल प्लेट्स होती हैं दोनों साइडों की, और हाइपोब्लास्ट होती है। ठीक है, एपीब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बना देती है। फिर क्या होता है कि जो हाइपोब्लास्ट है वो सिलोम बना देता है, और जो लैटरल प्लेट्स ऑफ मीजोडर्म है, दोनों साइडों वाली मीजोडर्म जो है वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बना देती है। ठीक है, तो ये सिलोम और मीजोडर्म को याद रखना है कि मीजोडर्म इज बाय द एपिब्लास्ट, तो सिलोम से हाइपोब्लास्ट और लैटरल प्लेट ऑफ द मीजोडर्म। ठीक है,
Question number 11. In newborn, what is true? तो C-shaped vertical column with inward chest. ठीक है, सर्कुलर thoracic cavity होती है, और सैंपल इसमें हम बच्चों में रेडियल आर्टरी से लेते हैं, फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, फिर डॉर्सैलस पीडियस आर्टरी। ठीक है, बस ये याद करना है कि सी शेप वर्टिब्रा है, thoracic कैविटी सर्कुलर शेप्ड है, और जो इसको क्या कहते हैं, रेडियल आर्टरी से पहले सैंपलिंग लेते हैं, फिर पोस्टीरियर टिबियल और डॉर्सल पीडियस से। क्वेश्चन नंबर 12. प्राइमरी oocyte completes their first mitotic division is। अच्छा, जो प्राइमरी oocyte है वो अपनी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन शुरू कर देता है, बिफोर कंप्लीट कर लेता है बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो है वो इसकी स्टार्ट हो जाती है माइटोटिक डिवीजन, जब बर्थ के बाद ही इसकी माइटोटिक डिवीजन मतलब कि स्टार्ट है, लेकिन ओव्यूलेशन जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी है, ओव्यूलेशन से पहले पहले इसकी माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, जो प्राइमरी oocyte है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ठीक है, वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है जब ओव्यूलेशन हो जाती है, और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो अपनी सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो है होती है प्राइमरी oocyte की, जो आफ्टर द बर्थ स्टार्ट होती है। अच्छा, मैं वही कराने लगी। जो प्राइमरी oocyte है, ठीक है, वो क्या करता है आफ्टर द बर्थ, जो उसकी माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन उसकी जो माइटोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाती है। ओव्यूलेशन के बाद वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है। अब सेकेंडरी oocyte ने पहली माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गई, अब सेकेंडरी oocyte ने सेकंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करनी है। जब उसने सेकंड माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करनी है तो वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी सेकंड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन completes at the time of ovulation and secondary oocyte completes its second mitotic division at the time of fertilization। ठीक है, तो इसी तरह ये पूरा आपने याद रखना है कि पहले जब वो प्राइमरी oocyte होता है, ओव्यूलेशन के बाद वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है, और उसकी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे उसकी माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, और प्राइमरी की ओव्यूलेशन के टाइम पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यही इसके एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट डिफरेंट। प्राइमरी oocyte की जहाँ पे अभी पूछी हुई है, तो एक जगह पूछेंगे सेकेंडरी oocyte अपनी ओव्यूलेशन माइटोटिक डिवीजन कब कंप्लीट करता है, तो उसका बताना है आप लोगों ने। फिर वो पूछेंगे कि प्राइमरी oocyte की माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कब से हुई। हाँ, बिफोर ओव्यूलेशन, प्राइमरी बिफोर ओव्यूलेशन मतलब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कह लो, कि उस टाइम पे उसकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकेंडरी बन जाता है, और सेकेंडरी की फर्टिलाइजेशन पे कंप्लीट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद द हैप्लॉइड डीएनए इज रिलेटेड टू स्पर्मेटिड्स। जो होते हैं, जो कि स्पर्मेटोसाइट्स के बाद स्पर्मेटिड्स आ जाते हैं, तो स्पर्मेटिड्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और हैप्लॉइड डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 14. न्यूरल क्रैश सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूरल क्रैश सेल्स जो हैं वो न्यूरल ट्यूब से सेपरेट होते हैं, और उसके बाद नोटोकॉर्ड बनती है। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड क्या बनाती है, न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, और नोटोकॉर्ड खुद किससे बनी होती है, Mesoderm. इजोडर्म से। वेरी गुड। तो इसके अंदर तीन चीजें याद यहाँ पे ही एमसीक्यूज में डिस्कस कर रही हूँ क्या। एक तो न्यूरल क्रैसल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब होती है, उससे न्यूरल क्रैसल्स ऊपर एक ग्रूव में बना लेते हैं। ठीक है, न्यूरल प्लेट्स ही बना लेते हैं अलग से। फिर उधर से जो है वो नोटोकॉर्ड बन जाती है उसके दरमियान। अब जो नोटोकॉर्ड जो बन गई वो न्यूक्लियस पल्पोसिस में चली जाएगी, और नोटोकॉर्ड इटसेल्फ मीजोडर्म की लेयरिंग से बनी होती है। ठीक है, गोनैड्स का निमोनिक कल हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 15. एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाएगा, थायराइड आ जाएगा, इंफीरियर थायराइड, सुपीरियर थायराइड। ठीक है, या सुपीरियर पैराथायराइड, और इसके अलावा थायराइड के पैरा फॉलिकुलर सेल्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास थायराइड आ जाएगा, और थायराइड हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ जो पाउच होता है उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये कल भी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 16. एक्सटर्नल ईयर इज ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर्च। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक मसला ये है कि जो फेरेंजियल आर्चीज हैं वो वही ब्रेकियल आर्चीज हैं, और जो फेरेंजियल क्लेफ्ट हैं वही ब्रेकियल क्लेफ्ट हैं।
कल हमने आर्चेस और पाउचेस किए थे, क्लेफ्ट्स नहीं किए थे, ठीक है। तो जो फ्रेंजियल क्लेफ्ट या ब्रेकियल क्लेफ्ट होते हैं, उसकी जो फर्स्ट और सेकंड होती है वो एक्सटर्नल ईयर बना रही होती है क्लेफ्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इकट्ठा ही उसको काउंट किया जाता है। जो फर्स्ट एंड सेकंड होती है उसमें एक्सटर्नल ईयर बन रहा होता है। थर्ड एंड फोर्थ के अंदर जो मेनली प्रॉब्लम आ रही होती है वो क्लेफ्ट के अंदर ये आ रही होती है कि सर्वाइकल सिस्ट बन जाती हैं इन द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल। जो नेक में स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल पड़ा होता है उसके इंटीरियर बॉर्डर पे सर्वाइकल सिस्ट बन जाती है। ये मेनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का ये मेन रोल होता है, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड से एक्सटर्नल ईयर बन रहा होता है। अब इन ऑप्शंस में क्लेफ्ट की आपको ऑप्शन नहीं नजर आ रही। अगर आपको क्लेफ्ट की ऑप्शन ना नजर आए तो फिर आपने फर्स्ट एंड सेकंड आर्च को टिक कर लेना है। लेकिन अगर इसी ऑप्शन में क्लेफ्ट की ऑप्शन होगी तो आपने क्लेफ्ट को टिक करना है, ठीक है। तो फ्रेंजियल क्लेफ्ट हो या ब्रेकियल क्लेफ्ट लिखा हो, देन यू शुड रिमेम्बर कि एक्सटर्नल ऑडिटरी, एक्सटर्नल ईयर या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या लोब्यूल जो ईयर के डेवलप होते हैं वो क्लेफ्ट से बनते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल, क्योंकि आपने फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में क्या क्या पढ़ा कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर का हमने उधर उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है और सेकंड फेरेंजियल आर्च में भी हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने विद इन द ईयर स्टेपीडियस मसल पढ़ा है, स्टेपीडियल आर्टरी पढ़ी है सेकंड के अंदर, लेकिन फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन जो क्लेफ्ट होती हैं उसके अंदर एक्सटर्नल जो है वो ईयर बनता है या एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस कह लो, वो डेवलप होता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हमारे पास जो है वो की हाँ, तो फिर उसे क्लिक करेंगे। मेनली क्लेफ्ट जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस का और एक्सटर्नल ईयर का रोल प्ले कर रहा होता है, वो बना रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह ये याद रखना है कि क्लेफ्ट और उसके अंदर फर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट, 18 रिपीट है, 19 विलाई आफ्टर थर्ड गेस्टेशन ब्लड डिफरेंशिएटेड टू। जो ब्लड की बात करें, नहीं डॉक्टर सबिया, फर्स्ट आर्च ही लिखी हुई है ना, क्लेफ्ट किधर लिखा हुआ है? फर्स्ट एंड नो मैम, मैं पूछ फर्स्ट एंड सेकंड अगर आएगा तो जस्ट फर्स्ट को क्लिक करेंगे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को करेंगे। लाइक आपने अभी पहले कहा ना कि फर्स्ट क्लिप से हमारे पास ये सारा एक्सटर्नल एडिटरी मेटर्स बनता हाँ, है, फर्स्ट से तो मैं भी उसी सेकंड का बेसिस। भी एक पार्ट थोड़ा जाता है ना, मैंने दोनों बताए हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों से एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स का पार्ट जाता है। और जो रह जाती है बात सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की, अगर मैं बात करूँ मेनली तो उसके अंदर जो है वो सर्वाइकल सिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन होगी हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड आर्च की और क्लेफ्ट की कोई ऑप्शन नहीं होगी, तो देन वी विल गो विद द फर्स्ट एंड सेकंड आर्च, ठीक है। लेकिन अगर क्लेफ्ट की ऑप्शन होगी तो उसमें ज्यादातर आपको सिर्फ फर्स्ट क्लेफ्ट की ही ऑप्शन मिलेगी, सिंपल, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्लेफ्ट की बस ऑप्शन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19, द विलाय आफ्टर थर्ड गेस्टेशन ब्लड डिफरेंशिएट इनटू। तो थर्ड गेस्टेशन के बाद जब ब्लड आ जाएगा तो टर्शरी विलाय होता है जिसके अंदर ब्लड होता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी विलाय होता है उसमें जो प्राइमरी होता है उसमें साइटो एंड सिंटोट्रोफोब्लास्ट होती है। सेकेंडरी में साइटो और सिंटोट्रोफोब्लास्ट के अलावा हमारे पास कोई मीजोडर्म वगैरह आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड होता है उसके अंदर कैपिलरीज आ जाती हैं, ठीक है। जो कैपिलरीज आएंगी या ब्लड सप्लाई जिसमें आएगा तो वो आएगी थर्ड टर्शरी विलस, ठीक है। प्राइमरी विलस में दो चीजें हैं, सेकेंडरी में भी तीन है और टर्शरी में भी तीन है, लेकिन सेकेंडरी में लेयरिंग के साथ आ जाएगी और टर्शरी में जो है वो कैपिलरीज आएंगी। Question number 20, in fetal circulation highest oxygen saturation is in what? तो umbilical vein जो कि बच्चे की तरफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा होता है उसके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है, ठीक है। और वैसे नॉर्मली मैक्सिमम ऑक्सीजन पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मेटॉपिक सुचर एमिनेंट इन द अडल्ट लाइफ इज बेजियन। अच्छा, ये बेजियन से याद रख लो कि बेस ऑफ द स्कल पे बेजियन होता है, फोरामेन मैग्नम के एंटीरियर पॉइंट पे सुचर होता है एक, उसका जो रेमिनेंट होता है वो बेजियन होता है। मैं आप लोगों को एक दफा दिखा भी देती हूँ इसका। मैम ग्लेबेला नहीं आएगा इसका? इसमें उन्होंने ग्लोबेला को लिखा हुआ मेटॉपिक सुचर, मेरे पास तो
ऑप्शन आप Yes, लोगों के ma'am. पास क्या ऑप्शन है? मैम बी ही ऑप्शन है. अच्छा, मेरे बी पास ऑप्शन है। मैंने फिर इसको सर्च भी किया और मुझे बेजियन, अच्छा ठीक है, वो फोरामेन मैग्नम का फिर मेरे पास आ गया बेजियन। एक मिनट रुकिए फिर। अच्छा हाँ, वो ये मेटॉपिक स्ट्रक्चर जो है ये आगे की तरफ है, ठीक है ओके। मेरी बुक में भी एक तो मिस्टेक, और मैंने जब सर्च भी किया तो मैंने डायरेक्ट बेजियन को फिर सर्च किया कि क्या है वो, बेजियन के साथ आपको ताकि बता सकूं। अच्छा वो आप दिखा देती हूँ मेटॉपिक स्ट्रक्चर। तो ये है मेटॉपिक रिज जिसमें दिखाई हुई है, मेटॉपिक सुचर भी इधर है और सामने ये फ्रंट पे ग्लेबेला है। ठीक है, तो ये वो मेटॉपिक सुचर का वो जो पॉइंट उसने बोला है कि रेमिनेंट जो रह जाता है वो ये आगे ग्लेबेला की तरफ रह जाता है। ठीक है। अच्छा तो कोई पिक्चर अगर इस तरह की आ जाती है तो ये ग्लेबेला का पॉइंट है आगे फ्रंट पे, और ये मेटॉपिक सुचर बीच में उसके आ रहा था, ठीक है, और उसने आगे जो है वो उसको शो किया। ठीक। और इसका जो रेमिनेंट है वो ग्लेबेला, इस पॉइंट को हम कहते हैं। ठीक। फाइन। और वो बेजियन जो मेरे पास लिखा हुआ था, अच्छा उसमें सुचर की तो बहुत नहीं आ रही थी, मैं सर्च कर रही थी काफी, लेकिन उसके अंदर जो है वो बेजियन जो होता है वो फोरामेन मैग्नम के एंड पे होता है। ठीक है, और सुचर ये मेटॉपिक सुचर इसमें भी शो कर रहा है, इस वाले पिक्चर में भी बहुत अच्छा। और ये आगे उसका रेमिनेंट ग्लेबेला है, फोरामेन सुचर, सैजिटल सुचर। ठीक। ओके ठीक है, ग्लेबेला दिया हुआ है, ठीक है। Question number 22. The alcoholic mother with the baby with the facial hypoplasia. Where does the defect lie? तो फर्स्ट आर्च से क्या क्या बनता है हमारे पास, कौन से मसल्स बनते हैं मेनली फेस के? मेस्टिकेशन। सर इन्वेस्टिगेशन। तो हाइपोप्लेजिया अगर फेशियल हाइपोप्लेजिया के साथ आएगा तो इसका मतलब उसकी फर्स्ट आर्च जो है वो डिफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 रिपीटेड 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू? तो मेसोडर्म एंड मेसेंकाइम एम्ब्रियोनिक होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। प्राइमरी ऊसा इज सराउंडेड बाय विच नॉन सेलुलर लेयर होगी? तो जोना प्लूसिडा होगा, ठीक है, जिसकी पीलिंग हो गई हुई है। ठीक है, जोना प्लूसिडिया जो पीलिंग हो गई हुई है, पील आउट हो गई हुई है, ऐसे याद कर लो। नॉन सेलुलर जो है वो पील आउट हो गई है, तो जोना प्लूसिडिया नॉन सेलुलर होती है। और जो सेलुलर लेयर है दैट इज द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अ, वो रेडिएट कर रही है ऑल ओवर द थिंग, तो वो है कोरोना रेडिएटा जो सेलुलर लेयर है, ठीक है। और जो जोना प्लूसिडा है जो पील आउट कर गई है वो नॉन सेलुलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। द रेमिनेंट ऑफ गबरनैकुलम इन फीमेल इंक्लूड्स व्हाट? तो जो गबरनैकुलम का फीमेल में होता है उसमें दो लिगामेंट्स होते हैं, एक राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी और एक लॉन्ग राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है, दो चीजें हैं। राउंड लिगामेंट ही हैं दोनों गबरनैकुलम के पार्ट, लेकिन एक ओवरी का होता है और एक यूट्रस का राउंड लिगामेंट होता है। और अगर मेल की मैं बात करूं तो उसके अंदर जो है वो स्क्रोटल लिगामेंट जाता है, ठीक है, और अपर पार्ट तो वैसे डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो मेल में सिर्फ स्क्रोटल लिगामेंट होता है, फीमेल में राउंड लिगामेंट्स होते हैं, एक ओवरी का और एक यूट्रस का। क्वेश्चन नंबर 27। जो है ये इसके अंदर वही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एंड लोब्यूल्स आर डेवलप फ्रॉम दी, इसमें क्या है, फर्स्ट ब्रेंकियल क्लेफ्ट अब आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने पिन्ना और ऑरिकल के साथ फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेंकियल आर्च का दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस फर्स्ट क्लेफ्ट के साथ दे दी है, और ऑडिटरी कनाल एंड स्टिशियन ट्यूब एंड टिम्पैनिक कैविटी एंड मेस्टॉइड फर्स्ट पाउच के साथ दे दिया है। ऑडिटरी कनाल स्टिशियन ट्यूब तो हमने पाउच में ही की थी, ठीक है, तो वो स्टिशियन ट्यूब वगैरह तो पाउच में आ जाएगी। अगर एक्सटर्नल ईयर के लिए फर्स्ट हमारे पास क्लेफ्ट वगैरह नहीं है तो वो फर्स्ट एंड सेकंड आर्च है पिन्ना और उसके लिए। और अगर मियाटिस की बात करेगा तो उसके अंदर क्लेफ्ट है, ठीक है, ब्रेकियल क्लेफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 30। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ड्राइव फ्रॉम द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से बनती है।
फेशियल मसल्स जो मेन हाइपोप्लेजिया के लिए मैक्सिलरी मसल्स होंगे ना, मैस्टिकेशन के मसल्स तो मेनली सामने सारे फ्रंट पे आ जाते हैं आपके। सेकंड में फेशियल नर्व आती है, मसल्स। फेशियल नर्व और मसल्स में वो हाइपोप्लेजिया के साथ फर्क है। मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशंस उसमें था सॉरी। मैम, सेकंड में मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशंस थे ना। हाँ, वो तो फेशियल एक्सप्रेशन की मसल्स है ना, और अगर फेशियल हाइपोप्लेजिया की बात करें तो उसका मतलब तो ये है कि नीचे वाले उसके सारे मसल्स जाएंगे, तो वो उसके अंदर तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर यस मैम। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोरामेन सिक्कम डेरिवेटिव टू थायराइड। आपको पता है फोरामेन सिक्कम का डेरिवेटिव होता है 32। रिगार्डिंग पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है कि पैराथायराइड सप्लाइड बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज, ठीक है। 33, ओवम एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। 34, सेरेब्रल एक्वेडक्ट राइज फ्रॉम मेसेंसेफेलॉन। ये जब मैंने सीएनएस आप लोगों को कराया था तो मैंने ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट का मेसेंसेफेलॉन के साथ करवाई थी एक पिक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, बाइकन्ट्रेट यूट्रस इज बाय द पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो क्या बनाती है, वो फीमेल जो होती हैं वो परियां, बच्चियां जो होती हैं वो परियां होती हैं, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट इज एसोसिएटेड विद फीमेल्स। तो जब यूट्रस बाइकन्ट्रेट है तो इसका मतलब फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट हो गया, ठीक है। 36, the retina develop in the fetus by ganglia present in fovea at the birth। जो गैंग्लियाज होते हैं वो रेटिना बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन फीटस ब्लड इन द कैरोटिड आर्टरी एंटर फ्रॉम व्हाट। तो एयोर्टा से ब्लड जो है वो कैरोटिड आर्टरी में एंटर होता है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एयोर्टा की ही ब्रांचेज आर्च ऑफ एयोर्टा से ही आगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी, ये सारी ब्रांचेज होती हैं। तो उससे भी याद कर सकते हैं कि अगर fetal blood in the carotid artery enter किया है तो aorta से enter होगा। 39, which of the following will be the best parameter to have estimation of fetal assessment। तो crown rump length जो होती है वो 8 वीक पे, बेस्ट असेसमेंट जो होती है वो 8 वीक पे क्राउन रम्प लेंथ की होती है, ठीक है। फीटस में हम क्राउन रम्प लेंथ चेक करते हैं और बीपीडीज भी चेक करते हैं, ठीक है। तो क्राउन रम्प लेंथ मेनली चेक की जाती है जो कि 8 वीक पे चेक की जाती है। Question number 40, what would be the best accurate investigation for the antepartum fetal well-being? हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्राउन रम्प लेंथ, और बीपीडी सेकेंड ट्राइमेस्टर। second trimester. Very good. Question number 40, what would be the best accurate investigation for the antepartum fetal well-being with the lowest rate of the false positive? तो बायोफिजिकल प्रोफाइल होता है कि फीटस की आपने वेलबींग चेक करनी होती है विद द ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आप करें या नॉर्मल कोई अल्ट्रासाउंड करके उससे देखें। फीटल वेलबींग देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है। Question number 41, epithelium of uterus and vagina is derived फ्रॉम एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। जो अपर पार्ट ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस है वो मीजोडर्म से है। गोनाड्स के अंदर अगर हम जेंटोयूनरी की भी बात करें, ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना फ्रॉम द एंडोडर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 रिपीट है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट इज फॉर्म फ्रॉम द वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम एंड डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। मैंने आप लोगों को एक चीज दिखानी है, वेंट्रल एंड डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। ठीक है, ये है हमारे पास ये है जी वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम जिसका फैल्सीफॉर्म लिगामेंट निकलता है और लेजर ओमेंटम निकलता है, ठीक है। ये लीवर है और ये स्टमक है, ठीक है। उसके बाद जो है ये डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम है। डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम से जो हमारे पास निकलता है दैट इज द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। अब यहाँ पे देखें कि जो स्टमक होता है उसके पीछे स्प्लीन भी पड़ा होता है, ठीक है, द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और स्प्लीन क्योंकि पड़ा हुआ है तो स्प्लीन और रीनल लिगामेंट। अब स्प्लीन के नीचे रीनल किडनी होगी, तो ये स्प्लीन अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ स्प्लीन को, ठीक है, तो क्या होगा, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और अगर मैं यहाँ पे किडनी कंसिडर करूँ तो स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है।
तो स्प्लीनोरीनल लिगामेंट एंड गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम में होंगे, और वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम में मीन जो है ये हमारे पास फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, और लेजर ओमेंटम हो जाती है वेंट्रल में, ठीक है। ये 5th वीक का इन्होंने दिखाया हुआ है। फिर ये डोर्सल मेजेंट्री, इंफीरियर मेजेंट्री जो कि इंटेस्टाइन के साथ बनी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास 3 होते हैं, फोर गट होता है, मिड गट होता है और हाइंड गट होता है, ठीक है। वो उसके भी मैं बता देती हूँ आपको। फेरेंक्स से लेके जो है वो ड्यूटेनम के ऊपर फर्स्ट पार्ट तक में यहाँ से फोर गट था, और फिर उसके बाद जो है वो ड्यूटेनम के बाद ये आगे एक एमसीक्यूज भी आएगा, उसमें एक दफा रिवाइज हो जाएगा, तो उधर मैं आपको उसको फिर बता दूंगी, ठीक है। तो ये अभी इतना याद रख लो कि इसमें जो डॉर्सल एंड वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम है उसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। डॉर्सल में कौन से आ जाते हैं और वेंट्रल में कौन से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें याद करने वाली जो है वो इसमें ये ही याद करने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आएगा हाइंड गट मिड गट का, तो फिर मैं दोबारा इसमें बता देती हूँ आपको हाइंड गट मिड गट का, ठीक है, उसके पार्ट्स का। अच्छा, अब हम क्वेश्चन किस पे थे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45, 44 रिपीट है, ठीक है। 44 45 समझ आइए डॉर्सल एंड वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम की। यस मैम। Okay, fine. Question number 45. Annular pancreas represents what the ventral bud fails to rotate. जो एनुलर पेंक्रियाज होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वेंट्रल बड जो उसका होता है उसके दो बड होते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल बड। जो वेंट्रल बड होता है उसका जब रोटेट नहीं कर पाता तो एनुलर पेंक्रियाज बन जाते हैं, ठीक है। उसकी रोटेशन होती है उनके उसके दोनों बर्ड्स की, ठीक है। तो एनुलर पैंक्रियाज बनता है जब हम वेंट्रल जो उसका बड होगा वो रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसकी पिक्चर भी देख लें बेशक ये इसमें, ठीक है। तो ये इसके अंदर है राइट वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड, और ये जो है वो ए ट्रॉफी विद द रिग्रेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रल बड, ठीक है। और अडेयरिंग टू द ड्यूडेनल वॉल के साथ वो अडेयर कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो है वो एनुलर पेंक्रियाज बनेंगे, ठीक है। अच्छा, जो वेंट्रल बड है वो रोटेट नहीं कर पा रहा होता, फुली रोटेशन नहीं होती है, उसकी वजह से ये एनुलर पेंक्रियाज बन जाते हैं। ये उसके गिर्द जो है डिड्यूनम के गिर्द जो है वो कवर अप कर जाता है, ठीक है, और डिड्यूनम को भी ब्लॉक करता है एनुलर पेंक्रियास, ठीक है। तो वेंट्रल गार्ड अपनी रोटेशन नहीं करता जब वेंट्रल बड, तो वो डिड्यूनम के गिर्द कवर कर जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक। तो ये उसके अंदर आ जाता है एनुलर पेंक्रियास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46, रथ के पाउचेस डेवलप फ्रॉम स्टोमोडियम ऑफ फोरगट, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद आगे जाती है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी इज डेवलप फ्रॉम, रफी की क्लास हुई है कल? नो मैम आज होगी। स्टोमेडियम या फिर रथ के पाउच। ठीक है, स्टोमोडियम ऑफ द रथ के पाउच से एंटीरियर पिट्यूटरी बनती है, और रथ के पाउच जो है वो स्टोमोडियम और फोरगट से बनता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आती हैं, ठीक है। और ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी रैट के पाउच से और रैट के पाउच स्टोमोडियम ऑफ फोरगट से। क्वेश्चन नंबर 47, आफ्टर ओव्यूलेशन द oocyte इज इन विच फेज ऑफ द साइकिल। तो प्रोफेज ऑफ ओव्यूलेशन के बाद क्योंकि वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है, तो वो सेकंड माइटोटिक डिवीजन की प्रोफेज में होता है, ठीक है। प्रोफेज में सेकंड माइटोटिक डिवीजन की होती है oocyte आफ्टर द ओव्यूलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द ग्रेनुलोसा सेल गिव राइज टू विच। तो ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो कोरोना रेडिएटा बना लेते हैं, और कोरोना रेडिएटा क्या होता है, सेलुलर होता है, ठीक है, जो रेडिएट करता है। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस ऑफ स्पाइना बिफिडा इज इन फीटस। एमनियोटिक फूड एनालिसिस विल शो इंक्रीज लेवल ऑफ एएफपी। और डाउन सिंड्रोम में एएफपी के लेवल्स को क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 52, द पिन ऑफ एयर इज ड्राइव्ड